हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस चैप्टर के बारे में, सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन के बारे में, जीरो टू हीरो के बारे में बात करेंगे। मतलब 0 से 100 तक के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग शुरू से लेके और एडवांस तक जाएंगे। मतलब बोर्ड लेवल से लेके आईआईटी जेई का जो एडवांस का क्वेश्चन होता है वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें। और इसमें हम लोग हर चीज सॉल्व करेंगे, डीपीपी सब कुछ सॉल्व करेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन जितने भी हैं इसमें, आसान से लेके हार्ड क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सॉल्यूशंस। बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशंस। व्हाट इज सॉल्यूशंस? पहले देखिए सॉल्यूशंस में, सॉल्यूशंस इस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस। अब भाई किस चीज का सॉल्यूशन? तो आपने एक नाम सुना होगा होमोजीनियस मिक्सचर 9th क्लास में। क्या नाम सुना होगा? होमोजीनियस मिक्सचर। क्या नाम सुना होगा? होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है इसके बारे में आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है कि। और पहले एक चीज समझ लीजिए, सॉल्यूशन मतलब क्या? सॉल्यूशन मतलब क्या? सॉल्यूशन उसी से न बनेगा जब दो और मोर सब्सटेंस जो है एक साथ मिलेंगे, तभी ना एक सॉल्यूशन बनेगा। हाँ, कि ऐसे थोड़े सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्यूशन एक सब्सटेंस से थोड़े बन जाएगा। अगर H है, अगर इसमें O2 नहीं मिले, HO2 नहीं होगी, तब वाटर थोड़े बनेगा ये। हाँ, तो जब एक और एक से ज्यादा मिल जाए, 2 और मोर कंपाउंड एक साथ मिलेंगे, तब ये जाके सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। तब क्या होता है? तब ये जाके सॉल्यूशन जो है ये कंप्लीट होता है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि 2 और मोर कंपाउंड रहने चाहिए। 2 और मोर कंपाउंड जो है वो रहने चाहिए। आप देखिए, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि 2 और मोर कंपाउंड इसमें रहने चाहिए। इतना आपको बात समझ में आ गई होगी। होप करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है कि मिक्सचर, क्या मिक्सचर इन विच, क्या मिक्सचर इन विच, क्या होमोजीनियस मिक्सचर, क्या होमोजीनियस मिक्सचर की मिक्सचर यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब सीधा साधा कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन, पहले इसका डिफाइन लिखिए फिर आपको मैं समझाता हूं क्या लिखता है। मिक्सचर इन विच यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज थ्रू, प्रॉपर्टीज क्या, यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड properties through THROGH, through properties through is known as, properties through is known as, properties through is known as homogeneous mixture। देखिएगा homogeneous mixture। अब देखिए homogeneous mixture मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल में देखिएगा, पहले हम लेंगे सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन लेंगे अभी ETC। अब देखिए सॉल्ट सॉल्यूशन हम इसलिए ले रहे हैं, देखिए होमोजेनियस मिक्सचर होता है कि दोनों मिक्सचर समान हो जाए और सॉल्यूशन की मात्रा ज्यादा हो और सॉल्वेंट की मात्रा कम हो, दैट इज कॉल्ड ये होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब होमोजेनियस में क्या होगा कि पानी, ये पानी है, ये मान लीजिए ये H2O है, वाटर है, ये वाटर है, मान लीजिए कि ये वाटर है, ठीक है। इसमें अगर आप शुगर को ऐड करते हैं, शुगर को मान लीजिए एक चम्मच है, इसमें से आप शुगर को जो है, ये शुगर का क्रिस्टल्स है, शुगर को अगर आप ऐड करते हैं इसमें, तो ये पूरा पानी में घुल जाएगा। और इधर देखिए, इधर अगर ये आप नमक है, मान लीजिए सॉल्ट है, और सॉल्ट को अगर आप पानी में, सॉल्ट को अगर आप पानी में जो है घोलते हैं, तो ये घुल जाएगा, पूरा पूरा घुल जाएगा। ये देखिएगा कि सॉल्ट जो है वो ज्यादा घुल जाएगा। मतलब सॉल्यूशन की मात्रा क्या है? सॉल्यूशन की मात्रा ज्यादा और सॉल्वेंट की जो मात्रा है वो कम है। मतलब दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब दोनों की मात्रा जो है वो
इक्वल इक्वल, मतलब कि देखिएगा कि यहाँ पानी में पूरा घुल जाएगा, मतलब सॉल्वेंट जो है वो पूरा सॉल्यूशन बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। बस इतना समझिए। यहाँ पे ये सॉल्ट क्या है, सॉल्ट है यहाँ सॉल्वेंट, और सॉल्यूशन क्या हो गया यहाँ पे वाटर, क्योंकि जिसकी मात्रा ज्यादा उसको हम लोग सॉल्यूशन बोलेंगे, जिसकी मात्रा ज्यादा उसको हम लोग सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या? जिसकी मात्रा ज्यादा उसको हम लोग सॉल्यूशन बोलेंगे। दो बार बोलिए, जिसकी मात्रा ज्यादा उसको हम लोग सॉल्यूशन बोलेंगे। अब देखिए ये तो हो गया, होप करते हैं आप ये समझ गए होंगे। अब देखिए थोड़ा सा अगर हम लोग आगे जाएं तो एक हम एग्जांपल लेते हैं कि ऑयल, मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि ऑयल इन वाटर, मान लीजिए कि तेल जो है वो पानी में है, तो ये क्या होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है? ये क्या है? होमोजीनियस है। होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है? हेट्रोजीनियस। आप देखिए होमोजीनियस मतलब ये भी आप समझ सकते हैं कि किसी चीज को पूरा मिल जाना, पूरा एक दूसरे मिल जाना, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस में होता है ना कि पूरा एक दूसरे से नहीं मिलना, पूरा दिखते रहता है। मतलब जैसे एग्जांपल देखिए, ये ऑयल हो गया और ये पानी हो गया, और पानी के ऊपर ये ऐसे ऐसे करके गोले गोले करके ये क्या होगा कि ऑयल जो है वो फ्लोट करते रहेगा। ऑयल क्या करेगा कि ऑयल जो है वो फ्लोट करते रहेगा, फ्लोट मतलब तैरते रहेगा, और पानी जो है वो नीचे चल जाएगा। पानी नीचे चल जाएगा, मतलब क्या हो गया? मतलब ये हेट्रोजीनियस हो गया। होमोजीनियस मतलब ये समझिए आप कि पूरी तरह से मिल जाना, पूरी तरह से मिल जाना। और इसमें क्या होगा कि ये पूरी तरह से जो है नहीं मिलेगा, ये पूरी तरह से नहीं मिलेगा, ये केवल आपको जो है ये ऊपर आ जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा आपका ऑयल और नीचे आ जाएगा आपका वाटर, तो ये पूरी तरह से आपका नहीं मिला है। इस कारण जो है ऐसा हो रहा है, इस कारण जो है ऐसा हो रहा है। अब देखिए, अब एक मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मिल्क क्या है? मिल्क क्या है? मिल्क जो है वो हेट्रोजीनियस है या होमोजीनियस है? होमोजीनियस है। मिल्क क्या है? ये हेट्रोजीनियस है कि होमोजीनियस है? ये केवल बताइए आप हमको। या कोलाइड है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, या कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। ये क्या है? मिल्क क्या है? व्हाट इज मिल्क? देखिएगा कि मिल्क जो है वो एक सब्सटेंस से नहीं बनता है। मिल्क क्या होता है कि मिल्क एक सब्सटेंस से नहीं बनता। आपको लगता होगा कि केवल दूध एक सब्सटेंस से बनता है, लेकिन दूध में आपका पानी होता है। क्या होता है? दूध में पानी होता है, इसलिए वो दूध बनता है, नहीं तो दूध नहीं बनता। दूध में आप देखते हैं, दूध आप समझते हो कि हेट्रोजीनियस है, तो नहीं, हेट्रोजीनियस भी नहीं है ये, ना ये होमोजीनियस है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। जब आप सॉलिड स्टेट पढ़िएगा ना, सॉलिड स्टेट जब आप पढ़ेंगे आज से मतलब यही 1 से 2 महीने बाद, तो ये क्या होगा कि या तो कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोलाइडल सॉल्यूशन में उस समय आपको समझाऊंगा जब आप मिल्क वाला जो है, मिल्क वाला एक्सपेरिमेंट जो है आप उस समय देखिएगा सॉलिड स्टेट में, ठीक है। वैसे हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन तो बोल ही सकते हैं, और एक आम तौर पे, मतलब हम आम तौर पे ऐसे ले लें तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये मान लीजिए, देखिए पानी तो इसमें था ही, और ये तो ऑयल वाला ही कंसेप्ट हो गया भाई कि ऑयल और फिर वाटर। वैसे ही मिल्क नीचे वाटर, ये दोनों मिल जाता है, लेकिन मालूम नहीं चलता है। मालूम चलता है कि ये होमोजीनियस है, मालूम चलता है कि ये होमोजीनियस है, लेकिन हम इसको हेट्रोजीनियस भी जनरली बोल सकते हैं। जनरली क्या कर सकते हैं कि जनरली हम इसको बोल सकते हैं, लेकिन हरदम नहीं बोलेंगे, लेकिन जनरली हम इसको बोल सकते हैं हेट्रोजीनियस, क्योंकि पूरा अच्छा तरह से ये मिक्स नहीं होता है। देखिएगा आप कि आपको नहीं मालूम चलेगा, जब आप उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखिएगा ना, तब आपको वो चीज मालूम चलेगी कि ये जो है ये हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस नहीं है। ऐसे आपको नेक्ड आई से नहीं मालूम चलेगा। इसके लिए आपको जो है क्या करना होगा कि इसके लिए माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आपको देखना होगा। तो चलिए उस समय हम लोग देखेंगे उसको, अभी के लिए इतना समझ लीजिए। होप करते हैं कि आप लोगों ने इस चीज को जो है लिख लिया होगा, और लिख लिया होगा तो मैं इस चीज को अब मिटाता हूं। देखिए अब देखिए भाई, अब एक चीज देखिए, आप लोगों ने एक चीज नाम सुनी है, एक होता है बाइनरी सॉल्यूशन। क्या होता है? एक होता है बाइनरी सॉल्यूशन, एक बाइनरी सॉल्यूशन होता है।
बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? बाइनरी, बाइनरी से मालूम चल रहा है। बाइनरी मतलब क्या? बाइनरी मतलब होता है दो, दो बाइनरी मतलब क्या? सॉल्यूशन विच हैव टू कंपाउंड्स। क्या? सॉल्यूशन विच हैव टू कंपाउंड्स। बाइनरी मतलब भी मालूम चल रहा है कि दो, मतलब क्या कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपाउंड हो। सॉल्यूशन विच हैज टू कंपाउंड्स। क्या? सॉल्यूशन विच हैज टू कंपाउंड्स मतलब इसका मतलब ये मालूम चल रहा है कि जिसमें दो कंपाउंड हो, जिस सॉल्यूशन में दो कंपाउंड हो, दैट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। अगर किसी चीज में दो कंपाउंड हो तो उसको आप क्या बोलिएगा? बाइनरी सॉल्यूशन। इसका मैं एग्जांपल भी आपको देता हूं, देखिए। अब देखिए, एक चीज आपको डाउट होगा कि ये कंपोनेंट मैं उस समय लिखा था, एक चीज मैंने लिखा था कि कंपोनेंट, एक चीज मैं लिखा था यहाँ पे बोर्ड पे, कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब आपको समझ में आया कि नहीं है, पहले बताइए आप हमको। होप करते हैं कि आप कोई समझ गया होगा, कोई नहीं समझा होगा। तो मतलब जिससे मिल के बनता है, क्या होता है? जिससे मिल के जो है वो बनता है, दैट इज कॉल्ड क्या होता है? कंपोनेंट होता है। मतलब आप इसको लिख लीजिए ना, जिससे मिल के बनता है, जिससे मिल के बनता है, दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट। कंपोनेंट ऐसे चीज को बोलते हैं जिससे मिलकर कोई चीज बनता है, दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट। बस इतना समझिए कि जिससे मिलकर कोई चीज बनता है, दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट। अब देखिए कि ये देखिए, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, क्या हो गया? ये बाइनरी सॉल्यूशन नहीं है क्या? अब देखिए, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मतलब, सॉरी, मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूं। देखिए, एक सॉल्यूशन, एक सॉल्वेंट प्लस एक सॉल्यूट, कितना? एक सॉल्यूट, तो कितना हुआ टोटल? टोटल कितना हुआ? टोटल हुआ एक। मतलब क्या कि ये क्या हो गया? ये हो गया बाइनरी सॉल्यूशन। क्या हो गया? ये हो गया बाइनरी सॉल्यूशन। इस चीज को नोटिस कीजिएगा कि ये हो गया बाइनरी सॉल्यूशन। और मान लीजिए कि मैं ले लेता हूं एक सॉल्वेंट ले लिए और दो सॉल्यूट ले लिए। मान लीजिए कि एक सॉल्वेंट ले लिए और दो सॉल्यूट ले लिए, तब क्या बन जाएगा? तब क्या बन जाएगा? तब बन जाएगा टर्सरी, टर्सरी, टर्सरी सॉल्यूशन। टर्सरी सॉल्यूशन मतलब तीन सॉल्यूशन, जिसमें तीन सॉल्यूशन हो। मतलब कि सॉल्यूशन विच है थ्री कंपाउंड, जिसमें तीन कंपाउंड हो, दैट इज कॉल्ड टर्सरी सॉल्यूशन। होप करते हैं कि आपको ये वाला समझ में आएगा कि टर्सरी किसको बोलते हैं, बाइनरी किसको बोलते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने तीन सॉल्यूट ले लिया और एक सॉल्वेंट ले लिया। मान लीजिए कि मैं एक सॉल्वेंट लेता हूं और तीन सॉल्यूट ले लेता हूं, तब क्या होता है? तब क्या बन जाएगा? तब बन जाएगा ये क्वांटेमरी, क्वांटेनरी, QUNTERMARY, क्वांटेमरी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, क्वांटेमरी सॉल्यूशन मतलब कि एक सॉल्वेंट और तीन सॉल्यूट, एक सॉल्वेंट और तीन सॉल्यूट मिलकर क्या बनेगा? क्वांटेमरी सॉल्यूशन। मतलब बाइनरी सॉल्यूशन मतलब क्या? सॉल्यूशन विच हैज टू कंपाउंड, जिसमें दो कंपाउंड हो, दैट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। जिसमें तीन हो उसको टर्सरी, और जिसमें चार हो उसको क्वांटेमरी। क्वांटेमरी क्या? क्वांटेमरी सॉल्यूशन, जिसमें चार हो, इसमें तीन हो, इसमें दो हो। इस चीज को याद रखिएगा, इसको लिख लीजिए। लिख लिया आप लोगों ने? होप करते हैं आप लोगों ने लिख लिया होगा। देखिए, एक चीज होप करते हैं कि आप लोगों ने अभी तक लिख लिया होगा। मैंने आपको 3 सेकंड 4 सेकंड का टाइम दे दिया, तो होप करते हैं कि आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको। तो देखिए, एक चीज होप करते हैं, इसको मैं मिटा दूं, होप करते हैं मिटा देते हैं। चलिए, और सॉल्यूशन तो चैप्टर लिखना होगा ना, SUL, सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है तो सॉल्यूशन हेडिंग डाल दीजिए। तो देखिए, एक चीज देखिएगा कि फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट, क्या? फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन
जो हमारे सॉल्यूट का जो है फिजिकल स्टेट होगा वही हमारे सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट होगा। क्या क्या मैंने बोला, फिर से एक बार सुनिए। जो मेरे सॉल्यूट का फिजिकल स्टेट होगा वही मेरे सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट होगा। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि जो आपके सॉल्यूट का फिजिकल स्टेट है वही आपके सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट होगा। क्या होगा, वही आपके सॉल्यूशन का जो है फिजिकल स्टेट होगा। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि अब देखिए केस, अब हम लोग केस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अब हम लोग केस बनाते हैं। देखिए केस नंबर 1 देखिएगा। इस चीज को होप करते हैं कि आप लोगों ने समझ लिया होगा कि फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट होगा वही फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन होगा। इसके बारे में मैं एग्जांपल लूंगा, अभी पहले केस देख लीजिए। मान लीजिए कि ये जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट एंड इफ से स्टार्ट करते हैं। चलिए, इफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट आर इन, मान लीजिए इफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट आर इन मान लीजिए हम सेम ले लिए, पहले केस हम सेम ले लिए, सेम फिजिकल स्टेट। क्या, सेम फिजिकल स्टेट। तब क्या होगा इसमें, सेम फिजिकल स्टेट में अगर मान लीजिए मेरा क्या था यहाँ पे सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन, सॉल्यूट क्या है सॉल्यूट, और यहाँ पे सॉल्यूशन क्या मेरा बन जाएगा। अब एक चीज और, सॉल्यूट और यहाँ पे ले लेते हैं, मान लीजिए हम सॉल्वेंट लिए। तो देखिएगा एक चीज आप कि इसमें से ज्यादा जो है क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी ज्यादा किसमें होगा जी, ज्यादा क्वांटिटी किसमें होगा, आपको क्या लगता है कि ज्यादा क्वांटिटी सॉल्वेंट में होगा कि सॉल्यूट में होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस सबसे ज्यादा जो मतलब क्वालिटी होगा, सॉरी क्वांटिटी होगा, वो होगा हमारा सॉल्वेंट में। मतलब इसमें मोर क्वांटिटी होगा। क्या होगा कि इसमें ज्यादा क्वांटिटी होगा और इसमें कम क्वांटिटी होगा, लेस क्वांटिटी। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सॉल्यूट में हमेशा अगर ये दोनों सेम फिजिकल स्टेट में है तो इसमें लेस होगा क्वांटिटी और इसमें मोर क्वांटिटी होगा। इस चीज को हमेशा नोट करके रखिएगा। अब केस नंबर 2 देखिए। अब देखिए केस नंबर 2 क्या है कि इफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हैव डिफरेंट फिजिकल स्टेट। क्या, इफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हैव different physical state, if solute and solvent have different physical state, मतलब अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो डिफरेंट फिजिकल स्टेट में है तब क्या होगा, देखिएगा यहाँ पे सॉल्यूट लिख दिया हम, यहाँ पे मान लीजिए हम सॉल्वेंट लिख दिए, यहाँ पे सॉल्यूट लिखे, यहाँ पे ये वाला आप लोगों ने लिख लिया, होप करते हैं आप लोगों ने लिख लिया होगा। मैं मिटाऊंगा इसको। तो क्या करेगा कि सॉल्वेंट जो है वो डिसाइड करेगा कि सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या होगा। क्या, इसमें जो है इसमें सॉल्यूट का कोई काम नहीं है। देखिए सॉल्वेंट क्या डिसाइड करेगा, इसमें सॉल्वेंट जो है डिसाइड करेगा, क्या लिखिएगा यहाँ पे solvent will decide the physical state of solution। क्या, solvent will decide physical state of solution। देखिए मैं लिख देता हूं, solvent will decide physical state of solution। मतलब solvent जो है वो डिसाइड करेगा solution का physical state। वही तो मैंने बोला, देखिए फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। ये मैंने लिख दिया था, देखिए पहले ही लिख दिया था इस चीज को। ये चीज यहाँ केस 2 में देख रहे हैं आप कि जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो है डिफरेंट फिजिकल स्टेट में होगा, तो हमारे जो सॉल्यूशन होगा वो जो सॉल्वेंट का स्टेट है वो हमारा सॉल्यूशन का स्टेट होगा। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। ये सब पॉइंट जो है आईआईटी के क्वेश्चन में काम देगा। डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता इससे, लेकिन क्वेश्चन बना के, मतलब क्वेश्चन में इसका इंक्लूड रहेगा ये सब डिटेल जो क्वेश्चन में। यहाँ क्वेश्चन किससे आता है, यहाँ क्वेश्चन आता है मोलैलिटी से। मोलैलिटी अभी आपको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम है, आधा 1 घंटा लगेगा अभी, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तब तक ये बेसिक है, बेसिक, जस्ट लाइक बेसिक।
अब देखिए एग्जाम्पल में लेता हूँ, कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। तो मैं आप कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, देखिएगा। solute and solvent have different physical state। अब देखिए, मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल क्या लूं मैं? एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए शुगर सॉल्यूशन का मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए क्या लेता हूँ? शुगर सॉल्यूशन का एग्जांपल। क्या लेते हैं? शुगर सॉल्यूशन का एग्जांपल लेते हैं। शुगर सॉल्यूशन का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो इसमें सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूशन क्या है, इसमें कौन जानेंगे? सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूशन क्या है, इसमें कैसे जानेंगे? ये बताइए आप, ये बताइए पहले। शुगर क्या है? शुगर, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ पे देखिएगा कि शुगर को, यहाँ पे ये शुगर है, शुगर, ठीक है, ये शुगर है, इसमें इस पानी में शुगर है, मतलब क्या है ये? शुगर प्लस H2O है ये। मतलब इस पानी में शुगर सॉल्यूशन है, मतलब शुगर वाटर है, ये शुगर वाटर है, मतलब इसमें चीनी घुला हुआ है। तो अगर इसमें चीनी घुला हुआ है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा लिक्विड स्टेट। क्योंकि देखिए लिक्विड स्टेट इसलिए होगा, लिक्विड स्टेट मैं बताता हूं किस लिए होगा। लिक्विड स्टेट इसलिए होगा क्योंकि ये पूरा पानी बन गया है। मेरा जो सॉल्यूशन है ये क्या बन गया है? सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्यूट। तो मेरा जो सॉल्यूशन है वो क्या बन गया है? सॉल्यूशन क्या है मेरा? पूरा सॉल्यूशन जो है H2O प्लस, देखिए यहाँ पे H2O प्लस शुगर है, यही मेरा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन तो मेरा यही है। क्या बन गया है ये कि, और इसमें जो फाइनल रिजल्ट आया, क्या बोला था मैंने कि फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, अरे फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। तो मैंने ये बोला था। तो देखिएगा कि सॉल्वेंट का क्या होगा, ये टोटल क्या बन गया है? ये टोटल बन गया है आपका H2O। टोटल क्या बन गया? टोटल बन गया है ये H2O, मतलब पूरा पानी ही ना बन गया है। क्योंकि देखिएगा कि पूरा पानी बन गया है। आपको चीनी कहीं दिख रहा है क्या इसमें? अगर मान लीजिए आप पानी में चीनी को घुलाइएगा तो चीनी आपको क्या दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे सॉल्वेंट क्या बन गया हमारा? सॉल्वेंट बन गया H2O। और सॉल्यूट क्या बन गया हमारा? सॉल्यूट देखिएगा यहाँ, सॉल्यूट जो बचा वो बन गया, मतलब सॉल्यूट क्या हो गया यहाँ पे? मेरा सॉल्ट हो गया, सॉल्यूट। होप करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं दूसरा एग्जांपल लिखता हूँ। ये देखिए, इसको मैं मिटाता हूँ। देखिए होप करते हैं कि आपका हो गया होगा, तो इसको मैं मिटाता हूँ। देख लीजिए, अब देखिए दूसरा क्या है? दूसरा देखिए, दूसरा हो गया आपका सॉल्ट सॉल्यूशन। क्या? सॉल्ट सॉल्यूशन। दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया आपका सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग कि सॉल्ट सॉल्यूशन में इसमें सॉल्वेंट क्या है, इसमें सॉल्वेंट क्या है और इसमें सॉल्यूट क्या है, ये हमको मालूम करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग कि देखिएगा यहाँ पे, ये मान लीजिए आपका कोई बर्तन है, ठीक है, और इसमें पानी मिला हुआ और इसमें सॉल्ट भी मिला हुआ है। मतलब क्या कि सॉल्ट प्लस H2O है ये। मतलब ये क्या पूरा फाइनली क्या है? ये फाइनली पूरा फाइनली क्या है? फाइनली है ये, फाइनली पूरा H2O है। क्योंकि सॉल्ट आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, पूरा H2O है। मतलब आपका सॉल्यूशन क्या है? मतलब आपका सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन पूरा H2O है। मतलब सॉल्यूशन जो है वही सॉल्वेंट होगा। ये फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट है वही सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट होगा। मतलब इसका साफ मतलब ये हो गया कि सॉल्वेंट क्या है हमारा? सॉल्वेंट है हमारा H2O, और सॉल्यूट जो बचा वो है, जो बचा क्या? तो सॉल्ट बचा। क्या बचा? सॉल्ट बचा, SALT, सॉल्ट। अब थोड़ा सा हम लोग अपर ग्रेड का एग्जांपल लेंगे। चलिए, होप करते हैं कि आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो मैं ऊपर वाला मिटाता हूं। अब देखिए, सॉल्यूशन वाला क्यों मिट जा रहा है? SOLUTION, सॉल्यूशन चैप्टर का नाम है यार, ये कैसे मिट जा रहा है? मान लीजिए मैं एक्वस कॉपर सल्फेट का मैं एग्जांपल लेता हूं। देखिए क्या लेता हूं? एग्जांपल लेता हूं मैं एक्वस कॉपर सल्फेट। क्या? एक्वस कॉपर सल्फेट।
एक्वस कॉपर सल्फेट। एक्वस कॉपर सल्फेट को मैं क्या लिखूंगा, CuSO4। इसका क्या होगा, CuSO4 एक्वस, यही ना। अब देखिए कि इसमें हमको क्या निकालना है, इसमें हमको निकालना है सॉल्यूट क्या होगा और इसमें सॉल्वेंट क्या होगा, ये निकालना है हमको। यहाँ पे निकालना है क्या हमको, यहाँ पे निकालना है कि यहाँ पे सॉल्यूट क्या होगा और सॉल्वेंट क्या होगा, इस चीज को हमको निकालना है। तो देखिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट इसमें निकालने के लिए सबसे आसान है, देखिएगा यहाँ पे कि यहाँ ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। तो देखिएगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, अगर आप कॉपर सल्फेट को अगर पानी में मिलाइएगा तो देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्वस बन गया है। क्या बन गया है, एक्वस बन गया है। एक्वस मतलब ये पूरा पानी में जो है मिल गया है, तब ये एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन उसको बोलते हैं कि जब प्योर पानी में वो मिल जाए तब उसको हम लोग एक्वस बोल सकते हैं। तो ये पूरा पानी में मिल गया है, पूरा अगर पानी में मिल गया है तो क्या दिखेगा हमको, H2O दिखेगा। पूरा क्या दिखेगा, H2O। मतलब मेरा सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्यूशन क्या हो गया, मेरा सॉल्यूशन हो गया H2O। तो यहाँ पे सॉल्वेंट पे क्या लिखेंगे, H2O, क्योंकि फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम H2 लिख दिए और बाकी क्या बचा, CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन। CuSO4 बचा, एक्वस छोड़िए, यहाँ पे CuSO4 बच गया। होप करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे चलता हूं और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। देखिए होप करते हैं ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो अब मैं इसको मिटाता हूं। हाँ तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, क्रिस्टलिन। एग्जांपल लीजिए, क्रिस्टलिन कैसे यार, क्रिस्टलिन कॉपर सल्फेट लेंगे हम लोग, क्रिस्टलिन कॉपर, थोड़ा सा स्पेलिंग देख लीजिएगा, क्रिस्टलिन कॉपर सल्फेट। हम लोग क्या लेंगे, क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट, मतलब CuSO4.5H2O लेंगे हम लोग। क्या लेंगे, 5H2O लेंगे। ये क्या है, किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। इसमें हम लोग को क्या निकालना है, इसमें हम लोग को निकालना है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। इसमें क्या निकालना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को निकालना है। इसमें सॉल्यूट क्या है, इसमें सॉल्वेंट क्या है, यही ना हम लोग को निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखिएगा CuSO4.5H2O, ये क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में। देखिए यहाँ पे स्टेट यहाँ पे लिखा गया है, ये क्वेश्चन में है कि किस फॉर्म में है ये सॉलिड फॉर्म में है। मतलब ये क्या है, ये सॉल्यूशन इसका किस फॉर्म में है, इसका जो सॉल्यूशन है किस फॉर्म में, ये हरदम सॉलिड फॉर्म में रहता है। अगर किसी में ऐसा दिख जाए आपको तो समझ जाइएगा कि वो हमेशा सॉलिड फॉर्म में रहता है। जैसे 5H2O दिख गया और 10H2O दिख गया तो समझ जाइएगा कि वो हरदम सॉलिड फॉर्म में है। और अगर सॉलिड फॉर्म में, अगर मेरा पूरा सॉल्यूशन सॉलिड फॉर्म में है तो सॉल्वेंट पे मेरा सॉलिड फॉर्म में होगा, क्योंकि फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए यहाँ पे सॉल्वेंट मेरा क्या होगा, सॉल्वेंट मेरा होगा ये सॉलिड स्टेट में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्वेंट CuSO4, क्या लिख देंगे हम इसमें, CuSO4। और बचा क्या, हमारा बचा H2O। क्या बचा, H2O बचा हमारा H2O। क्योंकि देखिएगा कि ये जो है, ये पूरा रहता है आपका सॉलिड फॉर्म में। ये पूरा रहता है आपका सॉलिड फॉर्म में। क्या किस फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है। बट कंडीशन, ये जो हमारा सॉल्वेंट है उसी को लिखना है जो कि सॉलिड फॉर्म में हो। मतलब जिस फॉर्म में, मतलब कॉपर सल्फेट भी हमेशा सॉलिड फॉर्म में होता है और ये सॉल्यूशन बना ये भी सॉलिड फॉर्म में है। मतलब इसको हम लोग को लिखना है और यहाँ पे, और ये चल जाएगा यहाँ पर, जो बचा वो वहां पे चल जाएगा। वैसे ही देखिए यहाँ पे, ये वाला मैं समझा देता हूँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ कि क्या था, एक्वस कॉपर सल्फेट। एक्वस कॉपर सल्फेट मतलब क्या, एक्वस मतलब जिसमें पानी हो, पानी पूरा तरीके से हो, उसमें पानी पूरा तरीके से ढका हो। मतलब उसका सॉल्यूशन क्या था, पूरा वो क्या बन गया था, पूरा पानी में मिल गया था वो कॉपर सल्फेट। और अगर वो पूरा पानी में मिल गया था कॉपर सल्फेट, मान लीजिए कि कॉपर सल्फेट जो है वो पूरा पानी में मिल गया। अगर वो पूरा पानी में मिल गया तो किस कलर का हो जाएगा, अगर वो पूरा पानी में मिल गया तो ब्लू कलर का हो जाएगा। किस कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का। कॉपर सल्फेट अगर पूरा पानी में मिला है तो ब्लू कलर का होगा। ये तो आपको भी मालूम है, ये हमको भी मालूम है। तो अगर ये ब्लू कलर का हो गया पानी में मिलके, तो ये पूरा पानी बन गया, पानी ब्लू कलर का पानी बन गया पूरा। अब देखिएगा कि पूरा सॉल्यूशन क्या है, पूरा बन क्या गया, पानी। और पानी बन गया है तो जो लिखना है हमको, क्या लिखना है, H2O। H2O क्या है, H2O लिक्विड फॉर्म में है।
और वो सॉल्यूशन है मेरा। तो सॉल्यूशन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिएगा यहाँ पे कि सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में, तो सॉल्वेंट हमको लिखना है यहाँ पे H2O, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन ही है H2O, और बाकी जो बचा उसको हम लिख देंगे CuSO4। मतलब ये कॉपर सल्फेट क्या था, ये सॉलिड स्टेट में था, लेकिन इसको तोड़ के, जो जिसे नमक को अगर पानी में मिलाया जाए, चीनी क्या रहता है, चीनी सॉलिड रहता है, नमक सॉलिड रहता है, लेकिन उसको पानी में मिलाया जाता है तो पानी में पूरा घुल जाता है। तो वही बात है, देखिएगा यही। होप करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं, मैं लिख लीजिए जल्दी से, देखिएगा लिख लिया होगा, होप करते हैं आप लोगों ने। देखिएगा which of एक क्वेश्चन देखिए, which of the following is not binary solution, is not a binary solution, क्या is not a binary solution, is not a binary solution, A B C D। ए में पहला लिख लीजिए आप, क्या लिखिएगा, पहला लिखिए प्योर वाटर प्लस शुगर। अभी जो मैंने एग्जांपल करवाया था, प्योर वाटर प्लस शुगर। हम लोग देखिए बाइनरी के बारे में सबसे ज्यादा हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि टर्सरी के बारे में हम लोग को पढ़ना ही नहीं है, एक्वामेट्री के बारे में हम लोग को पढ़ना ही नहीं है। हम लोग को पढ़ना किसके बारे में है, केवल बाइनरी के बारे में है, क्योंकि क्वार्टरनरी के बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है, और टर्सरी के बारे में क्योंकि इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि वो हम लोग के सिलेबस में नहीं है, और बाइनरी हम लोग के सिलेबस में है। इसका हम लोग एग्जांपल देख लेंगे ये सबका, ये तीनों का, ये दोनों का। तो लेकिन ये दो बाइनरी है, इसको हम लोग को अच्छा से पढ़ना है। दूसरा एग्जांपल हो गया हमारा एयर। तीसरा एग्जांपल क्या, मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड क्या, मिक्सचर ऑफ बेंजीन और क्या दें, बेंजीन और क्या दें बताइए, टोलुइन। चलिए बेंजीन और टोलुइन ले लीजिए, TOLOUNE, टोलुइन ले लीजिए। अब देखिए तीसरा क्या दें, मिक्सचर ऑफ इथेन, इथेनॉल, ठीक है, मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड आप ले लीजिए मिथेनॉल, मिक्सचर ऑफ इथेन एंड मिथेनॉल। अब बताइए कि इसमें से बाइनरी कौन है, बाइनरी सॉल्यूशन कौन नहीं है, ये बताना है आपको। बाइनरी सॉल्यूशन कौन नहीं है, तो आपको साफ इसमें मालूम चल रहा है कि इसमें जो बाइनरी सॉल्यूशन है इसमें एयर है। क्यों एयर? ये आसान क्वेश्चन इसलिए मैंने दिया है क्योंकि स्टार्टिंग में आसान देना चाहिए, क्योंकि बच्चा का जो है वो बनाने का जो एथी होता है वो धीरे धीरे बिल्ड होता है। तो धीरे धीरे हम लोग वही तो बोले कि मैं 0 से लेके 100 तक जाऊंगा, मतलब बोर्ड लेवल से लेके मैं जाऊंगा IIT एडवांस तक। तो देखिएगा अभी इसमें क्या बन रहा है, इसमें वाटर प्लस शुगर, मतलब क्या 2 कंपाउंड बन रहा है, इसमें भी 2 बन रहा है, इसमें भी 2 बन रहा है। लेकिन वाटर में क्या क्या नहीं होता है, वाटर में होता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सब होता है, और ओजोन वगैरह वगैरह बहुत सारे गैस होते हैं, फिर वाटर वेपर सब होता है। तो हम लोग एयर को तो नहीं बोल सकते हैं कि इसमें 2 ही कंपाउंड होता है, इसमें तो बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, अनलिमिटेड कंपाउंड होते हैं। तो ये हो गया आपका, इसको उतार लीजिए। अब देखिए अब हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में? टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। होप करते हैं ये आप लोगों ने कर लिया होगा, तो अब मैं इसको मिटाता हूं। हाँ, तो देखिए अभी हम लोग बात करेंगे क्या, टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या बोलता है भाई, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में क्या बोलता है? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में ये बोलता है कि देखिएगा यहाँ पे मैं टाइप लिखता हूँ, यहाँ पे मैं टाइप लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं टाइप लिखता हूँ 1 2 3 4। अभी आप देखिएगा, शांति से देखिएगा। यहाँ पे मान लीजिए मैं टाइप लिख दिया, यहाँ पे टाइप, और फिर सॉल्वेंट सॉल्यूट, फिर लिखेंगे हम सॉल्वेंट सॉल्यूट एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे एक, यहाँ पे सॉल्वेंट लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉल्यूट, और यहाँ पे लिख देते हैं एग्जांपल। अब देखिएगा आप यहाँ पे मैं लिखता हूँ गैसियस, गैसियस पहला गैसियस, ये भी गैस फॉर्म में,
ये भी गैस में और ये भी गैस में। पहला में लिखता हूँ गैस 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 गैस। इसमें जो है मेरा सॉल्वेंट जो है गैस में है, लेकिन मेरा सॉल्यूट क्या है? मेरा सॉल्यूट एक गैस में है, एक लिक्विड में है और एक सॉलिड में है। देखिएगा यहाँ पे एक सॉलिड में है। ये सबका एग्जांपल आपको देना है, सबका एग्जांपल आपको देना है। देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग गैसियस सॉल्यूशन का बात करेंगे। इसमें हम लोग का जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट अगर सेम है, हम लोग का पूरा सॉल्यूशन क्या था? अगर मान लीजिए मेरा सॉल्वेंट है गैस फॉर्म में, तो मेरा सॉल्यूशन किस फॉर्म में होगा? गैस फॉर्म में होगा। बाकी बचा क्या? गैस, मतलब वो भी गैस फॉर्म में होगा। तो ऐसा कोई एग्जांपल दीजिए इसमें मेरा सॉल्यूशन भी गैस फॉर्म में हो और सॉल्यूट भी गैस फॉर्म में हो। तो वैसा एग्जांपल कौन हो सकता है? ऐसा एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, मिक्सचर ऑफ N2 और O2। क्या? मिक्सचर ऑफ N2 और O2, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये सबसे अच्छा एग्जांपल है। और सेकंड में अगर हमको गैस और लिक्विड के बारे में बात करना है, क्या? अगर मेरा सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन गैस फॉर्म में है, क्योंकि सॉल्वेंट मेरा गैस फॉर्म में है, तो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब मेरा सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन गैस फॉर्म में है और सॉल्यूट मेरा लिक्विड फॉर्म में है। ऐसा एग्जांपल कोई खोजिए जिसमें वो जो है पूरा गैस फॉर्म में हो, पूरा गैस फॉर्म में हो, दिख रहा हो गैस फॉर्म में, लेकिन वो बना हो गैस प्लस लिक्विड से। ऐसा कोई खोजिए। ऐसा हमको जहां तक लगता है कि आपका सबसे प्यारा एग्जांपल मैं लेता हूं, क्लोरोफॉर्म। क्या? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म गैस। क्लोरोफॉर्म गैस एक ऐसा गैस है जिसको पहले के जो फिल्म होता था उसमें जो है किडनैपर सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते थे उसको, क्लोरोफॉर्म को किडनैपर इसलिए सबसे ज्यादा एग्जाम, मतलब आप लोग सोचते हो कि क्लोरोफॉर्म डायरेक्ट हम डालेंगे तो कोई आदमी बेहोश हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है इसमें होता है ना कि आप सटा के रखिएगा तो ये कोई बेहोश नहीं होता है, उसका सांस फूलने लगता है और सांस फूलता है इसलिए वो बेहोश हो जाता है, लेकिन डायरेक्ट बेहोश नहीं होगा वो। ऐसा सोचिएगा कि इसको सुनाएंगे और 2 से 3 सेकंड में वो बेहोश हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। उसको बेहोश होने में कम से कम 5 मिनट लगेगा। तो यह गलतफहमी है आपका। चलिए आगे चलते हैं। ये तो बात की बात हो गई, ये तो नॉलेज की बात हो गई। तो देखिए अब हमको क्या करना है कि अब हम लोग को गैस और सॉलिड ऐसा खोजना है जिसमें मेरा सॉल्यूशन जो है वो गैस फॉर्म में हो और मेरा जो सॉल्यूट है वो सॉलिड फॉर्म में हो। ऐसा क्या हो सकता है? आपका कपूर, कैंपर। कैंपर कर सकते हैं क्या हम इसको? कैंपर को फोकस कर सकते हैं क्या? कपूर आपका सॉलिड फॉर्म में होता है लेकिन वो फिर गैस बन जाता है। ऐसा हम लोग कर सकते हैं क्या? कैंपर, कपूर को हम लोग कंसीडर करें क्या? कपूर इन N2 गैस या कैंपर इन N2 गैस। हाँ, कैंपर को चलिए, कैंपर इन N2 गैस। आप बोलेंगे कैंपर क्या होता है? तो कैंपर जो है आपके पूजा में, इसमें कैंपर, ये जो कैंपर है ये आपके पूजा में इस्तेमाल आता है। पूजा में, आपका जहां पूजा होता है वहां पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। पूजा में आपको इस्तेमाल आ गया कैंपर इन N2 गैस। अब देखिए भाई दूसरा टाइप देखिए आप। दूसरा टाइप में हम लोग लेंगे लिक्विड और फिर से वही, ये जो गैस चल रहा था यहाँ पे आ जाएगा पूरा लिक्विड लिक्विड लिक्विड। क्या? यहाँ पे आएगा लिक्विड लिक्विड। क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे आ जाएगा लिक्विड और लिक्विड और लिक्विड, मतलब लिक्विड लिक्विड लिक्विड। और फिर इधर क्या आ जाएगा? इधर हम लोग स्टार्ट करते हैं गैसेस से। किससे स्टार्ट करेंगे? हम लोग गैस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड से स्टार्ट करेंगे। देखिए गैस, लिक्विड, फिर हमारा आ गया सॉलिड। देखिएगा यहाँ पे इसका एग्जांपल क्या हो सकता है। इसमें हम लोग का जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड में है, पहले गैस में था। मतलब क्या कि कैसे बना है, सॉरी पहले बोल रहे हैं, लेकिन कैसे बना? कैसे? ये गैस में था, गैस से मिलके बना। कोई ऐसा सब्सटेंस था जो कि गैसियस फॉर्म में था और उसमें जो है वो वाटर और गैस को मिला दिया गया है, तब वो सब्सटेंस बना। क्योंकि हमारा सॉल्यूशन पूरा तो लिक्विड फॉर्म में है, तो ऐसा क्या हो सकता है? तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं O2 डिजॉल्व इन H2O। अगर O2 को हम लोग H2O में डिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा? वो गैसियस फॉर्म में है और वाटर लिक्विड फॉर्म में है।
और O2 अगर वाटर में डिजोल्व हो जाएगा तो क्या होगा कि वो पूरा लिक्विड बन जाएगा। यस, O2 डिजोल्व इन H2O वाटर। क्या? O2 डिजोल्व इन वाटर, O2 डिजोल्व इन वाटर। अब देखिए, अब हम लोग को क्या बात करना है कि अब हमको लिक्विड लिक्विड में बात करना है। लिक्विड लिक्विड में, लिक्विड मतलब क्या कि सॉल्वेंट भी, हमारा सॉल्यूशन भी लिक्विड हो और हमारा सॉल्यूट भी लिक्विड हो। अगर हमारा सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों लिक्विड होता है तो क्या हम लोग कर सकते हैं कि C2H5OH इन H2O, मतलब कि इथेनॉल इन H2O, इथेनॉल इन H2O क्या लिख सकते हैं? इथेनॉल इन H2O। जब आप इथेनॉल में पानी मिलाते हैं, इथेनॉल में अगर आप पानी मिलाते हैं तो क्या होता है कि वो पानी ही रहता है इथेनॉल में। मतलब देखिएगा यहाँ पे, ये अल्कोहल में अगर आप वाटर मिलाएंगे तो वो वाटर ही रह जाएगा, मतलब वाटर टाइप ही दिखेगा, वाटर के फॉर्म में ही रहेगा। और ये अल्कोहल भी लिक्विड फॉर्म में पहले से रहता है और इसमें वाटर मिला दीजिए तब पर भी ये वाटर फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा। तो सबसे अच्छा एग्जांपल इसका यही हो गया, क्या कि इथेनॉल इन H2O। इथेनॉल डिसॉल्व इन H2O भी लिख सकते हैं, लेकिन इथेनॉल इन H2O हम लिखते हैं। एंड आपका सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने करवा दिया है सॉलिड लिक्विड। मतलब क्या कि हमारा सॉल्यूट जो है वो सॉलिड हो और हमारा सॉल्यूशन जो है वो लिक्विड हो। मतलब चीनी क्या होता है, चीनी सॉलिड होता है और पानी में वो घुलता है तो पानी में वो दिखता नहीं है, पूरा पानी बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हम लोग बोल सकते हैं, इसका सॉल्यूशन में क्या बोल सकते हैं, शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। फिर सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन मतलब समझ आएगा, शुगर इन वाटर, या छोड़िए यही लिख देते हैं शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर। अब देखिएगा शुगर इन वाटर सबसे अच्छा एग्जांपल हो गया, शुगर इन वाटर। तो देख लीजिए एक बार आप लोग, होप करते हैं कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। तब मैं आगे बढ़ता हूं। तो देखिए अब हम लोग बात करते हैं सॉलिड में, SOLID, सॉलिड। और ठीक है, इसको मिटा देंगे, सॉलिड। अभी हम लोग बात करेंगे सॉलिड पे। सॉलिड में क्या क्या हो सकता है? सॉलिड में SOLID, सॉलिड, SOLID, सॉलिड, SOLID, सॉलिड। और इधर भी हम लोग को लिखना है, मतलब क्या, ऐसा लाइन बनाए, ऐसे लाइन बनाए, ऐसे लाइन बनाए और ऐसे, और फिर इसको खींच दिए। तो हम लोग को अब सॉलिड और गैस में बात करना है। ऐसे फिर से लिख देंगे, गैस, लिक्विड, फिर आपका क्या हो गया, फिर आपका हो गया सॉलिड। तो देखिए सॉलिड और गैस में मतलब कि वो कैसे बना है कि वो जो सब्सटेंस है वो गैस और सॉलिड से मिलके बना है और वो सॉलिड ही बन गया है पूरा। मतलब क्या कि सॉलिड और गैस में मिलके बना है और सॉलिड ही बन गया है पूरा। मतलब H2, मतलब क्या हम लोग लिख सकते हैं, H2 इन पैलेडियम, H2 इन पैलेडियम हम लोग ले सकते हैं इसको कि H2 इन पैलेडियम जो है वो H2 इन पैलेडियम में हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि H2 जो है वो गैस है और पैलेडियम क्या है, सॉलिड है। और ये दोनों जब मिलता है तो सॉलिड बन जाता है, मतलब H2 इन पैलेडियम, H2 इन PD, पैलेडियम, पैलेडियम लिख लीजिएगा इसको, H2 इन पैलेडियम। अब हम लोग सॉलिड और लिक्विड में बात करते हैं, मतलब कि वो ऐसे बना हो कि सॉलिड भी हो और लिक्विड भी हो। सॉलिड और लिक्विड से मिलके बना है लेकिन वो पूरा सॉलिड बन गया है। क्या सॉलिड और लिक्विड से बना है लेकिन वो पूरा सॉलिड बन गया है। ऐसा कोई एग्जांपल हाँ लिख सकते हैं, एमालगम। इसका मैं एग्जांपल आपको थोड़ा सा नीचे लिखवाता हूं, देखिए, होप करते हैं कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो अब इसको मिटाता हूं मैं। इसका एग्जांपल जो है, इसका एग्जांपल लिखने में थोड़ा सा ज्यादा ही लगेगा। अमलगम, मतलब अमलगम Hg रिएक्ट विथ Na, सोडियम,
अगर हम अमलगम को जो है अमलगम ऑफ Hg, क्या अमलगम ऑफ Hg रिएक्ट विथ, रिएक्ट छोड़ दीजिए, अमलगम इज रिएक्ट अमलगम ऑफ Hg इन Na, वही ठीक है, ये ठीक है कि अमलगम ऑफ Hg। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अमलगम क्या होता है, तो अमलगम के बारे में बता दूं आपको। अमलगम, अमलगम ये होता है, देखिएगा, अमलगम जो होता है वो मरकरी का एक एलॉय होता है। क्या होता है? मरकरी का एलॉय होता है, मरकरी का एलॉय होता है, मरकरी का एलॉय, और क्राइस्टल ब्लू कॉपर सल्फेट, और इससे जो बनता है कॉपर सल्फेट, क्राइस्टल कॉपर सल्फेट, मरकरी का जो है ये एलॉय होता है। और अगर हम लोग को बात करना है सॉलिड और सॉलिड में, अगर हम लोग को सॉलिड और सॉलिड में बात करना है कि वो सॉलिड हो, मतलब कि सॉलिड और सॉलिड को मिलके बना हो, मतलब सबसे अच्छा एग्जांपल हो गया हम लोग का एलॉय। एलॉय सबसे अच्छा एग्जांपल देखिए, क्योंकि सॉलिड और सॉलिड से मिलके बनता है एलॉय। एलॉय जो है वो सॉलिड और सॉलिड से मिलके बनता है। इस चीज को आप हमेशा जो है याद रखिएगा कि एलॉय जो है वो हमेशा सॉलिड और सॉलिड से मिलके बनता है। उसका सॉल्यूशन भी सॉलिड होता है, मतलब सॉलिड और सॉलिड से मिलके बना और सॉलिड ही बन गया, दैट इज कॉल्ड एलॉय। सबसे अच्छा एग्जांपल है एलॉय। होप करते हैं कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। मैं आपको 3 सेकंड का टाइम देता हूं, आप लोग लिख लीजिए। होप करते हैं कि आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको। अब देखिए, अब मैं बात करता हूं इसके बारे में, अब मैं बात करता हूं सॉल्यूशन के बारे में, अब मैं बात करता हूं सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्यूशन, अब मैं बात करता हूं सॉल्यूशन के बारे में। देखिए सॉल्यूशन का, अब मैं थोड़ा सा हम लोग आगे चलेंगे तो हम लोग वही बात करेंगे कॉन्सेंट। देखिए हम लोग क्या पढ़ना है, हम लोग को कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पढ़ना है। कॉन्सेंट्रेशन, पहले देखिए कि कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है, क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन, क्या होता है, व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन। देखिए पहले डिफाइन लिख लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। इट इज अमाउंट या मास ऑफ सॉल्यूट, क्या, इट इज अमाउंट, अमाउंट लिखना सही है, amount and mass of solute which present in given mass of which present हाँ ठीक है, which present in given mass of solvent is called concentration, क्या, is called concentration। मतलब देखिए सॉल्वेंट, और तो यहाँ पे लिख लीजिएगा थोड़ा सा, और यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा और, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, तो यहाँ पे आ गया आपका कॉन्सेंट्रेशन। हाँ तो देखिए क्या बोल रहा था मैं बोल रहा था कि इट इज द अमाउंट और मास ऑफ सॉल्यूशन व्हिच प्रेजेंट इन गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन और solvent or solution is called concentration, क्या, is called concentration। देखिएगा यहाँ पे is called concentration। अब आपको मैं बता दूं concentration मतलब क्या होता है। देखिए concentration मतलब ये होता है कि जो amount of solution है, क्या है, solution का जो भी amount है, सॉरी solute का जो भी amount है, वो हमारा जो है solvent और solute में जो है, solvent और solution में जो है प्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का एक आप सुनिए, मतलब मीनिंग सुनिए आप पूरा, कि मतलब इसका मतलब ये आप समझिए, छोटा सा मीनिंग है ये, कि इसका जो है, जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो जो है अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ या मास ऑफ सॉल्यूशन में भी प्रेजेंट हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में भी प्रेजेंट हो, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में भी, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। क्या समझे आप? देखिए एक था एक्सप्रेस ऑफ concentration ऑफ सॉल्यूशन, क्या, एक्सप्रेस ऑफ concentration ऑफ सॉल्यूशन। अभी देखिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आए तो आपको अभी समझ में आ जाए, concentration ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है।
एक्सप्रेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक कंपोजिशन है। क्या है? कंपोजिशन। अब देखिए यहां पे अगर ये कंपोजिशन है तो एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कंपोजिशन, कंपोजिशन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कंपोजिशन। अब देखिए इसका एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कंपोजिशन मतलब हम लोग सॉल्यूशन एक कंपोजिशन है, इसको हम लोग जो है एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कंपोजिशन बोल रहे, सॉरी कंसंट्रेशन, इसको हम लोग को अगर कंसंट्रेशन के टर्म में डिफाइन करना है तो कैसे? इसका दो टाइप हो जाएगा। तब इसका जो है दो टाइप हो जाएगा। देखिएगा दो टाइप क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दो टाइप हो गया आपका क्वालिटेटिव। क्या होता है? पहला होता है आपका क्वालिटेटिव। क्या? क्वालिटेटिव कंपोजिशन। क्या होता है? क्वालिटेटिव कंपोजिशन। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपका क्वांटिटेटिव। क्या होता है? क्वांटिटेटिव कॉम या क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन भी लिखे ना, चलिए एक्सप्रेशन लिख दीजिए इसमें, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, इसमें भी एक्सप्रेशन नहीं लिख दीजिए, सॉरी कंपोजिशन को ठीक नहीं लग रहा है, कंपोजिशन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ये इसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले आप इसको लिखिए कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में अंतर क्या है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में अंतर यह है कि एक जो डाइल्यूट और कंसंट्रेशन होता है उसका ये एग्जैक्ट फिगर नहीं बताता है, लेकिन एक जो होता है वो एग्जैक्ट फिगर बताता है, दैट इज कॉल्ड दिस। मतलब जो क्वालिटेटिव होता है वो डाइल्यूट और कंसंट्रेशन होता है उसका एग्जैक्ट फिगर नहीं बताएगा, कितना परसेंट डाइल्यूट है कितना परसेंट कंसंट्रेशन है ये नहीं बताएगा, लेकिन ये बताएगा कि कितना परसेंट कंसंट्रेशन है और कितना परसेंट डाइल्यूट है। तो देखिए कंसंट्रेशन टर्म में यह है कि क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ कंटेंट, क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ concentration, qualitative expression of concentration, qualitative expression of concentration, qualitative expression of concentration। देखिएगा कि क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ कंडेंसेशन में मैंने बताया था आपको कि डाइल्यूट, पहला क्या है? डाइल्यूट, और दूसरा क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा यही टर्म है ना, कॉन्सेंट्रेशन, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेशन। डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेशन contains a small amount of solute। क्या? contains a small amount of solute, मतलब जिसमें solute की मात्रा जो है वो कम हो उसको डाइल्यूट बोलेंगे, और contains a large amount of solute that are called concentration। मतलब कि concentration उसको बोलेंगे जिसमें concentration उसमें उसको बोलेंगे जिसमें solute की मात्रा जो है ज्यादा हो, और dilute उसको बोलेंगे जिसमें solute की मात्रा जो है वो कम हो। concentration टर्म उसको किसको बोलेंगे? concentration टर्म उसको बोलेंगे जिसमें ये जो है ये सॉल्यूट की मात्रा जो है वो कम है। तो एक क्वालिटेटिव जो होता है, क्वालिटेटिव के बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसको हम लोग भी जाते हैं अभी और करते हैं। आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको। तो क्वालिटेटिव क्या होता है? देखिए क्वालिटेटिव जो होता है, क्वालिटेटिव करता क्या है? क्वालिटेटिव जो होता है वो क्वालिटी को बताता है। क्वालिटी को तो बताएगा, क्या करेगा कि क्वालिटी को तो बताएगा कि क्वालिटी कैसा है, क्वालिटी को बताता है। देखिएगा क्वालिटी को बताता है, बट एक दिक्कत है, दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि एग्जैक्ट क्वांटिटी को नहीं बताएगा। क्या? एग्जैक्ट क्वांटिटी को नहीं बताएगा।
कि एग्जैक्ट क्वांटिटी मेरा कितना है। क्वालिटी तो बताएगा कि क्वालिटी कैसा है, लेकिन क्वांटिटी नहीं बताएगा। एग्जैक्ट एग्जैक्ट जो है वो क्वांटिटी नहीं बताएगा, क्वांटिटी नहीं बताएगा। ये जो है ये एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बताएगा। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि ये जो क्वालिटेटिव है ये क्वालिटी तो बताएगा, लेकिन एक दिक्कत है इसमें कि ये क्वांटिटी नहीं बताएगा कि डाइल्यूट कितना है और कॉन्सेंट्रेशन कितना है। कॉन्सेंट्रेशन कितना है और डाइल्यूट कितना है ये नहीं बताएगा। लेकिन एक और होता है जिसको हम लोग क्वांटिटेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव। ये क्या होता है? क्वांटिटेटिव। एक होता है क्वांटिटेटिव, ये क्वालिटेटिव, और एक होता है क्वांटिटेटिव। ये जो क्वांटिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, क्या होता है? ये क्वालिटेटिव था। और क्वालिटेटिव जो है वो क्वालिटी बताता है लेकिन क्वांटिटी नहीं बताता है। लेकिन क्वालिटेटिव क्या होता है? क्वांटिटेटिव क्या होता है? क्वालिटी तो बताता ही है, इसमें एग्जैक्ट क्वांटिटी, इसमें एग्जैक्ट क्वांटिटी भी पता कर सकते हैं हम लोग। मतलब कि क्वालिटी प्लस एग्जैक्ट क्वांटिटी को बताता है। ये क्वालिटी प्लस एग्जैक्ट क्वांटिटी, कितना एग्जैक्ट क्वांटिटी है उसको ये बताएगा। मतलब आपको पता लगाना है कि डाइल्यूट कितना है और कॉन्सेंट्रेटेड कितना है। डाइल्यूट कितना है और कॉन्सेंट्रेटेड कितना है, तो ये आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी कौन बताएगा? क्वांटिटी बताएगा। होप करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मैं अब आगे चलता हूं। अब देखिए ये तो हो गया आपका बेसिक। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका बेसिक। इतना जितना है इतना ये सब हो गया आपका बेसिक। होप करते हैं आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो मैं इसको मिटाता हूं। तो ये तो हो गया आपका बेसिक। अब देखिए, अब थोड़ा सा अगर हम लोग आगे चले तो हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में। किसके बारे में? परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन। फिर हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? फिर हम लोग पढ़ेंगे मोलैलिटी के बारे में। फिर मोलैलिटी के बारे में पहले पढ़ेंगे हम लोग मोलैलिटी, फिर पढ़ेंगे हम लोग मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या पढ़ेंगे? मोरालिटी, मोरालिटी, मोरालिटी। फिर हम लोग पढ़ेंगे मोरालिटी के बारे में, मोरालिटी। फिर हम लोग पढ़ेंगे मोलैरिटी, 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 मोलैरिटी। फिर हम लोग पढ़ेंगे पीपीएम। क्या? पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। फिर हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स पर मिलियन के बाद पीपीबी, पीपीबी। फिर हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेलिटी, फिर हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी, फिर हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेंथ। क्या? पीपीएम फिर पीपीबी, मतलब पार्ट्स पर बिलियन। फिर हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी। क्या? नॉर्मेलिटी। फिर हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी के बाद हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेलिटी, और फॉर्मेलिटी के बाद हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेंथ। क्या? स्ट्रेंथ। इसका देखिए, इसको मोल फ्रैक्शन को तो ऐसे बोल सकते हैं। अब देखिए मोल परसेंटेज को तो ऐसे बोल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन को इसको बोलते हैं हम लोग काई, इसको हम लोग डिनोट करते हैं काई से, CHI, काई, मोल फ्रैक्शन को। फिर मोलालिटी को, फिर ये, इसको तो क्या डिनोट करेंगे? फिर ये नॉर्मेलिटी, फिर फॉर्मेलिटी। देखिएगा, फॉर्मेलिटी को तो हम लोग F से डिनोट करते हैं, नॉर्मेलिटी को हम लोग N से डिनोट करते हैं। ज्यादातर दिक्कत पता है क्या होता है? मोलैरिटी और मोलैलिटी में। देखिए मोलैलिटी को हम लोग बोलते हैं बड़ा M, और मोलैरिटी को बोलते हैं हम लोग छोटा M से। मोलैरिटी को किससे बोलते हैं? मोलैरिटी को सॉरी इसको हम लोग शायद इसको मोलैरिटी, मोलैरिटी को बड़ा वाला और इसको छोटा वाला से बोलते हैं, छोटा वाला M से। इसी में सबसे ज्यादा इतना हम लोग को पढ़ना है, इतना ये। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज परसेंटेज अभी हम लोग को पढ़ना है। तो परसेंटेज हम लोग अभी शुरू करते हैं, और एक मार्कर लेते हैं पहले। परसेंटेज हम लोग को अभी क्या पढ़ना है? हम लोग को पढ़ना है परसेंटेज के बारे में। तो देखिए परसेंटेज के बारे में हम लोग को पढ़ना है, तो पहला हम लोग पढ़ेंगे मास परसेंटेज। किसके बारे में?
मास परसेंट के बारे में कि मास परसेंट क्या होता है। मास परसेंट मतलब होता है PRC मास परसेंट मतलब W/W परसेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं मास परसेंट। मास परसेंट अभी देखिएगा आपको समझ में आएगा। इट इज अमाउंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, मतलब क्या, इट इज अमाउंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम, 100 ग्राम सॉलिड बोलेंगे तो सॉरी उसके लिए, लेकिन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का 100 ग्राम। इट इज द अमाउंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब देखिएगा इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला में हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, कि फॉर्मूला में हम लोग ऐसे बोल सकते हैं परसेंटेज ऑफ W/W इज इक्वल टू, क्या बोलेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्या, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इसका ये फॉर्मूला होता है, लिख लीजिए, इसका ये फॉर्मूला होता है। अब हम लोग को एक चीज और, कि मास ऑफ सॉल्यूशन अगर हम लोग को निकालना है, मान लीजिए हम लोग को मास ऑफ सॉल्यूट दिया है और मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। मतलब क्या, कि सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन का मास। इस चीज को याद रखिएगा। और एक चीज और, क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये जो है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो नहीं, ये टेम्परेचर पे डिपेंड, मास का भी टेम्परेचर पे डिपेंड थोड़ी करता है। मास ठंडा गर्म थोड़े होता है, मास कभी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, मास कभी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो एक चीज आप लिख लीजिएगा इसमें, कि मास परसेंट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। क्या, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मतलब कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ये जो होता है ये टेम्परेचर पे नहीं डिपेंड करता है, मतलब मास परसेंट जो होता है वो टेम्परेचर पे एकदम नहीं, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा उससे कोई मतलब नहीं है मास परसेंट को, तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर से उसको कोई खास मतलब नहीं है। अब एक चीज और, होप करते हैं कि आप लोगों ने लिख लिया होगा, या लिख लीजिए, मैं आपको 2 सेकंड 3 सेकंड देता हूं। होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, तो मैं अब इसको मिटाता हूं। अब देखिएगा कि मान लीजिए हमको लिखना है 10% ऑफ W/W ऑफ H2SO4, मान लीजिए हम लिखेंगे 10% ऑफ W/W ऑफ H2SO4, इसको हम लोग कैसे लिखना होगा, 10% कैसे लिखेंगे, 10% W/W H2SO4 को अगर हमको लिखना होगा, H2SO4 मान लीजिए हम सॉल्यूशन डाल दिए, चलिए सॉल्यूशन डाल दिया, अगर हम H2SO4 सॉल्यूशन डाल दिए, तो इसको हमको कैसे लिखेंगे हम लोग, 10% W/W ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन को कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये 10% पूरा कितना होगा, पूरा 100 ग्राम होगा, पूरा कितना होगा, कोई भी चीज कितना होगा, मैं अभी आपको लिखवाया तो सॉल्यूशन कितना होता है, टोटल सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन कितना होता है, टोटल सॉल्यूशन होता है 100 ग्राम, क्योंकि कैसे बनता है सॉल्यूशन, कैसे बनता है सॉल्यूशन, बनता है आपका सॉल्यूशन बनता है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट से, तो ये दोनों मिलके तो 100 ग्राम होता है, ये दोनों मिलके कितना होता है, ये दोनों मिलके होता है 100 ग्राम, ये जितना हो, लेकिन ये 100 ग्राम हमेशा होगा। तो अभी हम लोग को क्या करना होगा, कि अभी हम लोग को लिखना होगा कि 10 ग्राम ऑफ H2SO4, क्या लिखना होगा, कि 10 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, क्या लिखना होगा,
कि 10 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसको ऐसे लिखेंगे, मान लीजिए अगर दे दिया यहाँ पे 90% ऑफ W/W मास परसेंट ऑफ क्या दे देगा, मान लीजिए दे दिया N2CO3, मान लीजिए, हाँ ठीक है, Na2CO3 सॉल्यूशन। अगर ये हमको दे दिया तो हम कैसे लिखेंगे इसको? अगर हमको 90% दे दिया यहाँ पे तो देख लीजिए एक बार, Na2CO3 सॉल्यूशन को अगर हमको लिखना है तो 90 ग्राम ऑफ Na2CO3 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि 90 में से, मान लीजिए आपका आता है ना 90 में से 100 में से 90 आता है नंबर, 100 में से 40 आता है, 100 में से 50 60 ऐसे आता है ना। तो इसमें क्या है कि 100 में से जो है 90 नंबर, 90 ग्राम, 100 में से 90 ग्राम, मतलब 90 ग्राम ऑफ Na2CO3 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। होप करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे तो एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 20 ग्राम, 20 नहीं, चलिए हम लोग लेते हैं 60 ग्राम। 60% W/W मतलब मास परसेंट ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, H2SO4 सॉल्यूशन, सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, 60 ग्राम ऑफ H2SO4 is present in 100 gram of solution, is present in 100 gram of solution। मतलब 60 ग्राम मास परसेंट ऑफ H2SO4 is equal to 60 ग्राम of H2SO4 is present in 100 ग्राम of solution। इसको हम लोग इस तरीके से जो है लिखेंगे। होप करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ सी वाटर, क्या, इफ सी वाटर इज एज्यूम्ड, क्या, इफ सी वाटर क्या था, if seawater is assumed to contain, if seawater is assumed to contain contain 40 gram of salt, क्या, assume to contain 40 gram of salt per 200 gram, क्या, per 200 gram of seawater, per 200 gram of seawater, then the percent of mass of salt present is then the present of mass of salt, कुछ गलत लिखा गया क्या, if the salt assumed contained 40 gram of salt per 200 gram of seawater, then the percentage of, क्या लिखाना था, प्रेजेंट लिखा गया, the percentage of mass of sea, the percentage of mass of sea, the percentage of mass of sea बोल रहे हैं, the percentage of mass of salt is, या salt present is, the mass of salt is present is, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? What is this question solution? मैं ऑप्शन देता हूँ, A B C D, 15 45 20, 15 45 20, मान लीजिए ले लीजिए 10। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे होगा? आपको मैं 3 सेकंड का टाइम देता हूं, तब तक आप इसको देख लीजिए और लिख लीजिए। हाँ तो देखिए, ऐसा जो क्वेश्चन होता है, ये सब क्वेश्चन तो बहुत बेसिक है, मतलब ये कहाँ का होगा, ये एनसीईआरटी तरफ का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से शायद मिलता जुलता कुछ क्वेश्चन है ये। तो ये सब जो होता है, ये सब तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, लेकिन थोड़ा सा अगर हम अपर लेवल में जाएं, वो हम लोग कल करेंगे अपर लेवल में, या लास्ट में देखते हैं 1-2 क्वेश्चन अगर आएगा दिमाग में तो करेंगे जरूर अपर लेवल वाले एडवांस का।
तो ये जो होता है, ये सब जितने भी होते हैं, ये सब को देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, होप करते हैं आप लोग बना लिए होंगे इसको। तो अब देखते हैं 40 ग्राम क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। मेरा ब्लू मार्कर कहाँ है, ब्लू मार्कर मिल गया। देखिए, इफ सी वाटर इज एज्यूम्ड कंटेंट, पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है सी वाटर और एज्यूम कंटेंट 40 ग्राम ऑफ सॉल्ट पर 200 ग्राम ऑफ सी वाटर, परसेंटेज ऑफ मास ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन, मतलब सी वाटर जो है, सी वाटर इज एज्यूम कंटेंट 40 ग्राम ऑफ सॉल्ट वाटर। अब देखिए यहाँ पे पहले तो देखिए कि मास ऑफ सॉल्ट कितना है, पहले तो देखिए क्या था आपका मास ऑफ सॉल्ट कितना है। एक आपको मैं हिंट्स दे देता हूं, देखिए क्या निकालना है हम लोग को, हम लोग को निकालना है इसका परसेंटेज W/W इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लगेगा, पहले ही देख लीजिए, ये फॉर्मूला लगेगा मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसमें सॉल्यूशन क्या है और इसमें सॉल्यूट क्या है। अगर इसमें हम लोग को सॉल्यूशन पहचानने आ गया, सॉल्यूशन क्या होगा इसमें, अगर हम पानी में अगर नमक को मिलाते हैं तो पूरा पानी बन जाता है, मतलब अगर समुद्र में अगर नमक मिला हुआ है तब पर भी तो पानी है, मतलब हम लोग का सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया हम लोग का H2O वाटर। सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया हम लोग का H2O मतलब C, क्या हो गया हम लोग का सॉल्यूशन C हो गया। और हम लोग का सॉल्यूट क्या हो गया, हम लोग का सॉल्यूट हो गया सॉल्ट। हाँ, पहले तो ये हम लोग पहचान लिए, ये वाला हम लोग मेन चीज पहचान लिए। अब देखिए, अब हम लोग अगर ये वाला पहचान लिए तब हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो देखिए, होप करते हैं कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि अब लिखेंगे मास ऑफ सॉल्ट। क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का मास कितना है, सॉल्ट का मास मेरा है 40 ग्राम, कितना है 40 ग्राम। और मास ऑफ सी कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, सॉल्यूशन मतलब सी वाटर, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन है मेरा 200 ग्राम। अगर मेरा मास ऑफ सॉल्यूशन 200 ग्राम है तो मास ऑफ सॉल्यूट इसमें परसेंटेज क्या होगा, ये वाला फार्मूला लगा के हम लोग कर सकते हैं कि नहीं इसको, 40/200 गुना 100%। इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग कर सकते हैं कि नहीं, इसको हम लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे करेंगे, इसको 20, कितना गया आपका 20%, आंसर कितना है आपका 20%। सी नंबर ऑप्शन जो है दिस इज योर आंसर। होप करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको आप लोग उतार लीजिए, फिर हम लोग एक नया क्वेश्चन करते हैं। होप करते हैं कि आप लोगों ने उतार लिया होगा। तो अब हम लोग नया क्वेश्चन करते हैं। Question: A solute A was put. A solute A was put. हाँ, ये वाला क्वेश्चन ठीक है। A solute A was put. A solute A was put. A was put into a solvent to make a solution. A was put to solvent to make a solution. क्या? To make a solution. To make a solution of, मान लीजिए मैं मास देता हूँ, ऑफ मास कितना देते हैं, मान लीजिए मैं 240 ग्राम दे दिया। चलिए 240 ग्राम मास, 240 ग्राम व्हाट, तो फिर क्या होगा, व्हाट शुड बी मास ऑफ ए, व्हाट शुड बी मास ऑफ ए, so that mass percent in solution is 40 gram. मास परसेंट इन सॉल्यूशन इज 40। मान लीजिए मैं ऑप्शन, ये मेरा क्वेश्चन हो गया A B C D।
अब मैं ऑप्शन देता हूं कुछ, मान लीजिए मैं दे दिया 24 ग्राम, 48 ग्राम, 96 ग्राम, 108 ग्राम। चलिए इसको बनाइए, एक बार देख लीजिए इसको। होप करते हैं कि आप लोगों ने देख लिया होगा इसको। तो पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या था? W बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये था। अब देखिए यहाँ पे ए सॉल्यूट इज पुट टू सॉल्वेंट टू मेक ए सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन 240 ग्राम, मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग को मालूम चल गया, और यहाँ पे ये भी हम लोग को मालूम चल गया, ये वाला मास, ये मास है, ये मास परसेंट है। देखिए यहाँ पे परसेंटेज लगा हुआ है, यहाँ पे परसेंटेज लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मेरा परसेंटेज लगा हुआ है तो ये वाला हम लोग को मिल गया पहले ही, मास परसेंट हम लोग को पहले ही मिल गया। मास परसेंट हम लोग का कितना है? 40। और यहाँ पे हम लोग को मास ऑफ सॉल्यूट नहीं मालूम है। मास ऑफ सॉल्यूट हम लोग को मालूम है? नहीं मालूम है। तो मास ऑफ सॉल्यूट बाई 240 गुना 100। अगर हम लोग इसको काटेंगे तो यहाँ से ऐसे एक गया, और फिर यहाँ से ये ऐसे चल गया, तो कितना हो गया? मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 24 इंटू 4 इज इक्वल टू 96 ग्राम। होप करते हैं कि आपका ये आंसर आ गया होगा कि 96 ग्राम इसका आंसर होगा, 96 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी। होप करते हैं कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन को बना लिया होगा, और हम लोग कुछ नए क्वेश्चन करेंगे अगले दिन, लेकिन आज जो है यही वाला करेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के बारे में, हम लोग पढ़ते हैं वॉल्यूम परसेंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, तो मैं इसको मिटाता हूं। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम परसेंट के बारे में कि वॉल्यूम परसेंट में क्या होता है। वॉल्यूम परसेंट क्या? वॉल्यूम परसेंट V बाई V। देखिए वॉल्यूम परसेंट में क्या होता है कि V बाई V ऑफ मान लीजिए, मैं मान लेता हूं, हाँ ठीक है, V बाई V ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, पूरा लिखते हैं यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई, हाँ तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये हो गया हम लोग का पहला फॉर्मूला। और मान लीजिए कि हम लोग को सॉल्वेंट का निकालना है, तो V बाई V ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। होप करते हैं कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। और एक चीज और, क्या वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? क्या वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? तो वॉल्यूम टेम्परेचर पे जो है वो डिपेंड करता है बाय बॉयल्स लॉ। क्या हम लोग 11 में क्या पढ़े थे बॉयल्स लॉ में, कि टेम्परेचर पे जो है वॉल्यूम डिपेंड करता है। अगर वॉल्यूम जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे वैस, तो देन क्या होगा ये कि ये होगा आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्या होगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट है ये, मतलब ये टेम्परेचर पे जो है वो डिपेंड करता है। दिस इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर, वॉल्यूम जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। होप करते हैं कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। एक चीज और, मान लीजिए एक एग्जांपल लीजिए, और एक मान लीजिए कंडीशन कि मान लीजिए इसमें जो है 10 ग्राम ऑफ V बाई V, 10 ग्राम ऑफ, मान लीजिए कि 10 ग्राम ऑफ, मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, 10 ग्राम
10 ग्राम ऑफ B/B ऑफ H2O सॉल्यूशन। तो इसको आप कैसे लिखिएगा, इसको आप कैसे लिखिएगा, इसको भी आप एकदम वैसे ही लिखिएगा। मतलब क्या कि 10 ग्राम ऑफ H2O इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्या 10 ग्राम ऑफ H2O इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। होप करते हैं कि आप लोगों ने फॉर्मूले को उतार लिया होगा। तो अब मैं इसको मिटाता हूं। अब देखिए कि मान लीजिए हम लोग लिख लिए वही वाला 90 ग्राम B/B ऑफ 90 ग्राम ऑफ B/B ऑफ, मान लीजिए मैं लिख लेता हूं Na2CO3 सॉल्यूशन। Na2CO3 सॉल्यूशन मतलब क्या होगा, मतलब वही होगा जैसे पहले था कि 90 ग्राम ऑफ Na2CO3 is present in 100 gram of solution। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इसको भी वैसे लिखेंगे कि 90 ग्राम ऑफ Na2CO3 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसको भी एकदम वैसे ही लिखेंगे जैसे उसको लिखे हैं, वैसे ही इसी को लिखेंगे। होप करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं कुछ इस पे। हाँ तो देखिए हाँ तो देखिए क्वेश्चन अगर हम लोग करें तो डिटरमाइन द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट सॉल्यूशन। डिटरमाइन दी, मान लीजिए हम लोग भी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट सॉल्यूशन। डिटरमाइन द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट सॉल्यूशन। डिटरमाइन द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट सॉल्यूशन मेड बाय कंटेंट, क्या लिखेंगे हम लोग, मेड बाय कंटेंट 2.5 या मान लीजिए हम लोग 2.5 नहीं लिखते हैं हम लोग, कंटेंट 25 ml ऑफ क्या लिखा जाए इथेनॉल मेथनॉल, चलिए इथेनॉल लिखते हैं। 25 ml ऑफ एथेनॉल तो विथ एनफ वाटर टू प्रोड्यूस, विथ 25 ml ऑफ वाटर विथ, थोड़ा सा देख लेते हैं, रुकिए 2 मिनट हमको टाइम दीजिएगा। with enough water to produce 200 ml of solution। 200 ml of solution। मैं आपको कुछ दे देता हूँ, चलिए 12.53D 4.40, मान लीजिए मैं 40 दे दिया, फिर 20 दे दिया, फिर 25 दे दिया। तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। कैसे बनेगा आपको मैं 2 सेकंड का टाइम देता हूं और फिर बनाते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन को आप बनाइएगा तो ये सब क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा फोकस रहिएगा ना, तो ये सब क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ये सब तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के बिलो क्वेश्चन है ये सब। तो देखिए अब हम लोग होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको बना लिया होगा। तो अब हम लोग बनाते हैं इसको। वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल, इसमें एक फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं हम। फॉर्मूला V/V ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, सॉल्यूट है ना यहाँ पे, ओ छोड़िए वहाँ पे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। अब देखिएगा यहाँ पे कि V/V, यहाँ पे आप देखिएगा कि डिटरमाइन द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट सॉल्यूशन मेड बाय कंटेंट 25 ml। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट सॉल्यूशन कंटेंट 25 ml ऑफ इथेनॉल वाटर टू प्रोड्यूस 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। मतलब
कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल कितना है। यहाँ पे पहले देखिए, ये देखिए, पहले यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्यूशन क्या है, तब हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि हम लोग का जो सॉल्यूशन है वो एनफ वाटर प्रोड्यूस कर रहा है, एनफ वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। अगर वाटर प्रोड्यूस कर रहा है तो लिक्विड स्टेट में है, और लिक्विड स्टेट में है तो यही वाला हम लोग यही वाला होगा हम लोग का 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, 200 ml होगा हम लोग का सॉल्यूशन। और बाकी जो बचा मतलब क्या बचा क्या, इथेनॉल बचा, इथेनॉल जो बचा वो सॉल्यूट हो गया, और सॉल्यूट हो गया तो कितना परसेंट, 25 ml है। अगर ये 25 ml है हमारा इसका वॉल्यूम, क्या है ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो है 25 ml, 200 ml हो गया। तो अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, इसको बैठा दीजिए। हम लोग का ये सॉल्यूट पे क्या है, सॉल्यूट में हम लोग का इथेनॉल है, कितना है 25 ml है, और ये सॉल्यूशन कितना है, सॉल्यूशन हम लोग का 200 ml है, 200 ml, और ये गुना कितना 100 है, 100%। तो ये एक कट गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 12.5। क्या आपका यहाँ पे परसेंटेज दे दीजिए, परसेंटेज यहाँ पे आपका 12.5% आंसर। होप करते हैं कि आपका 12.5% आंसर आ गया होगा। तो आप जल्दी से इसको देख लीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूँ, फिर हम लोग नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, वॉल्यूम और मास के बारे में बात करते हैं। मतलब हम लोग मास बाय वॉल्यूम के बारे में भी बात करेंगे। होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको देख लिया होगा। तो अब मैं मिटाता हूं इसको। अब हम लोग बात करते हैं मास बाय वॉल्यूम। मतलब हम लोग मास बाय वॉल्यूम के बारे में हम लोग बात करेंगे। मतलब मास बाय वॉल्यूम मतलब W बाय V परसेंट के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। W बाय V परसेंट के बारे में देखिएगा, इट इज मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। वही वाला जो लिखवाए थे वही वाला लिखवा रहे हैं, वही वाला लिख रहे हैं अभी। हाँ, तो देखिएगा अभी कि इसका जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखिएगा, ये W बाई V, ये जो होता है ये होता है हमारा सॉल्यूट, और ये क्या होता है, ये होता है हमारा सॉल्यूशन। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट होता है वही सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट होता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ बहुत पहले ही, अप्रोक्स आधा घंटा पहले ही मैंने इसको बता दिया था। तो इस चीज को देखिए आप लोग, और इसका फॉर्मूला मैं आपको लिख के देता हूँ, W बाई V परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। W बाई V अगर हमको निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%, 100। तो इसको आप करिएगा, या यहाँ पे परसेंट भी लिख दीजिए। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जहां वॉल्यूम रहेगा वहां टेम्परेचर पे वो डिपेंड करेगा। जो भी चीज में अगर वॉल्यूम आ गया वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T बाय बॉयल्स लॉ। तो यहाँ पे वॉल्यूम आ गया है, यहाँ पे मास के साथ वॉल्यूम भी है, इसलिए ये टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा। ये इस चीज को लिख लीजिए जल्दी से, मैं आपको 2-3 सेकंड का टाइम देता हूं। होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। तो अब मैं इसको मिटाता हूं। अब देखिए मान लीजिए कि हम लोग कुछ 10 ग्राम ऑफ W बाई V ऑफ 10 ग्राम ऑफ W बाई V ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। चलिए हम लोग वही लिखते हैं, H2SO4 सॉल्यूशन। पहले हम लोग वही लिखते हैं। तो क्या होगा इसका, वही होगा 10 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन।
10 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। और क्या होगा, ये ना होगा। अब मान लीजिए हम लोग ये लिखते हैं 90 ग्राम W/V, क्या लिखेंगे, मान लीजिए हम लोग लिख दिए Na2CO3, हाँ चलिए Na2CO3 हम लोग लिख दिए। क्या लिख दिए, Na2CO3 सॉल्यूशन। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें हम लोग वही वाला वर्ड यूज करेंगे, मतलब क्या कि 90 ग्राम ऑफ Na2CO3 प्रेजेंट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यही वाला हम लोग वर्ड यूज करेंगे। और क्या, ये वाला हम लोग वर्ड यूज करेंगे। अब देखिए, ये तो बात की बात है, ये वाला हम लोग हम सोचते हैं कि ये वाला आप लोग लिखना सीख गए होंगे। तब हम लोग कुछ क्वेश्चन के बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले आप लोग ये लिख लीजिए, मैं आपको 1 सेकंड या 2 सेकंड का टाइम देता हूं। चलिए, चलिए आप लोग लिख लिए होंगे, होप करते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, यहाँ पे डिजॉल्व नहीं, शुड बी dissolved in क्या should be dissolved to 1 liter solution of W/V%। आपका चलिए हम ऑप्शन दे देते हैं। चलिए ऑप्शन A, B, C और D। क्या ऑप्शन दें हम, 10 ग्राम 180 ग्राम दे देते हैं आपको, और बाकी दे देते हैं आपको 90 ग्राम, और बाकी दे देते हैं आपको 100 ग्राम। चलिए अब बनाइए। तो ये जो क्वेश्चन है, ये भी पूरा थोड़ा सा सोचने पे है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है आपको, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। केवल आपको क्या बताएं, क्या आपको आना चाहिए, केवल आपको कन्वर्जन आना चाहिए। केवल आपको अगर कन्वर्जन आता है ना, तो आप आराम से इसको कर लीजिएगा। और वो एक बहुत लो लेवल का कन्वर्जन, बच्चा वाला कन्वर्जन, 6th क्लास वाला। तो देखिएगा इसको कैसे करेंगे हम लोग। 1 लीटर, पहले तो इसको 1 लीटर में है, लीटर में तो इसको ml में बदलिए। क्योंकि देखिए एक चीज मैं लिखवाना भूल गया था शायद, कि ये जो वॉल्यूम, ये जो मास बाय वॉल्यूम होता है ना, मास बाय वॉल्यूम इनटू 100, ये जो होता है, इसमें ये जो होता है ये ml में होता है, और ये जो होता है इन ग्राम में होता है। इस चीज को लिख लीजिएगा कि ये जो होता है ये ग्राम में होता है, और ये जो होता है ये ml में होता है। इस चीज को लिख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1 लीटर में तो हमको ml में इसको बदलना होगा। तो 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 ml होता है। अब देखिए 10 ग्राम क्या था हम लोग का, 1000 ml। अब देखिए हम लोग अपनाएंगे यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड हम लोग अपनाएंगे अभी। यूनिटरी मेथड क्या, कौन मेथड, यूनिटरी मेथड। कौन मेथड अपनाएंगे हम लोग, यूनिटरी मेथड। अभी हम लोग अपनाएंगे यूनिटरी मेथड। ओ सॉरी, सॉल्यूशन ऑफ 10 ग्राम W/V। हाँ ये लिख लीजिए। तो वही तो सोचिए कि कुछ क्वेश्चन में कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ लग रहा था हमको, तो फिर सोचे कि ओ हाँ एक गड़बड़ था। तो 10 ग्राम, मान लीजिए हम ऐसे करते हैं कि 10 ग्राम ऑफ W/V अगर हम ग्लूकोज को कर देते हैं, मान लीजिए कि 10 ग्राम ऑफ W/V% ऑफ ग्लूकोज को हम अगर कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्या यही ना लिखेंगे कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो 10 ml ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, यूनिटरी मेथड होप करते हैं आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो 10 ग्राम
ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्या, क्योंकि परसेंटेज में क्या होता है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो अब हम लोग क्या किए कि 100 को क्या कर दिए कि हम लोग 1000 ml कर दिए। 1000 ml ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू कितना होगा, इज इक्वल टू कैसे करेंगे हम लोग कि 10/100 क्या कर देंगे कि 10/100 गुना 1000 अगर हम कर देंगे तो ये आ जाएगा मेरा आंसर। तो यहाँ पे ग्राम कर देंगे, तो यहाँ पे इसको ऐसे काट देंगे 1 2, मेरा आया कितना 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ये मेरा आंसर आ गया। दिस इज माई आंसर, 100 ग्राम इज माई आंसर। 100 ग्राम जिसका मिला होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला होगा मैं एक बार और समझाता हूँ, कोई बात नहीं। देखिए पहले देखिए 1 लीटर में कितना है, 1 लीटर में कितना ml, 1 लीटर में 1000 ml होता है। अब देखिए 10 ग्राम W/V ऑफ ग्लूकोज को कैसे हम लोग लिख सकते हैं, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब हम लोग देखिए 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए अब जब लिख लीजिए और हम लोग को निकालना क्या है 1000 ml ऑफ ग्लूकोज, हाँ अगर हम लोग को निकालना क्या है 1000 ml ऑफ ग्लूकोज, मतलब क्या कि 10/100 इंटू 1000, 10/100 इंटू 1000, और यहाँ पे ये वाला चल गया इधर, हाँ वो 1000, तो यहाँ पे आ गया 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ये वाला चल गया इधर, तो ये आ गया आपका 100,000 ऑफ ग्लूकोज। होप करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर हमको डेंसिटी निकालना हो तब क्या करेंगे, रुक जाइए मार्कर लेने दीजिए। हाँ देखिए, होप करते हैं कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो अब देखिए, हाँ तो देखिए ये वाला जो है, ये वाला हम लोग हो गया होगा, होप करते हैं आप लोगों का। तो ये वाला हम लोग बंद करते हैं। अब जो है, अब हम लोग एक मान लीजिए हम बात करते हैं डेंसिटी के बारे में। तो अगर हम लोग डेंसिटी, मान लीजिए हम लोग का जो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, मान लीजिए हम लोग डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अगर हम लोग को पूछ दे डायरेक्ट, तो अगर हम लोग को डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पूछेगा तो मास ऑफ सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग को वॉल्यूम पूछ दे, अगर हम लोग को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पूछ दे, तब हम लोग ये करेंगे कि मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये हम लोग कर सकते हैं कि नहीं, ये वाला जो है, ये तो फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं कि नहीं, ये वाला फॉर्मूला जो है हम लोग यूज कर सकते हैं एकदम 101%, ये वाला फॉर्मूला जो है हम लोग यूज कर सकते हैं। तो देखिए अब हम लोग इस पे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप देखिएगा, इसको आप लिख लिया होंगे, होप करते हैं आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे। अब देखिए इस पे हम लोग को कुछ क्वेश्चन करना है। तो देखिए मेरा मार्कर, व्हाट शुड क्या करेंगे हम लोग कि व्हाट शुड बी द मास by volume, what should be the mass by volume percent, what should be the mass by volume percent of a solution which देखिए सही लिखे ना, what should be the mass by volume of solution which is क्या लिखेंगे 20 ग्राम ऑफ मास बाई मास 20 ग्राम ऑफ मास बाई मास, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, क्या हो सकता है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या देते हैं हम, कुछ अच्छा देते हैं, अच्छा खासा 1.02 ग्राम पर ml, ये दे देते हैं। चलिए इसको आप सॉल्व कीजिए, आपको ऑप्शन देते हैं, चलिए ऑप्शन हम दे दिए 13.2%, फिर आपको सी डी मान लीजिए हम दे दिए 20.4%, 22.2%,
21.7%। ये आपका ऑप्शन हो गया। हाँ तो देखिए सॉल्यूशन देखिए आप, होप करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे ना। अब लिख लीजिएगा, मैं आपको टाइम दूंगा थोड़ा देर के लिए, लेकिन अभी ये क्वेश्चन जो है ये शायद आप लोगों से बने या ना बने, लेकिन मैं ये डायरेक्ट बनाता हूँ। तो देखिए आप लोग क्या पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी द मास बाय वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन व्हिच इज 20 ग्राम ऑफ मास बाय मास और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 1.02 ग्राम। मतलब क्या फॉर्मूला क्या लगेगा, पहले फॉर्मूला देखिए आप। ये वाला फॉर्मूला था हम लोग का, फॉर्मूला क्या था कि वो सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट, क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन जी ग्राम बाय वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, इन ml इनटू 100% यही था हम लोग का क्वेश्चन, मैंने फॉर्मूला यही था हम लोग का। और हम लोग को गिवन क्या है, हम लोग को क्या गिवन है, हम लोग को गिवन है केवल आपका 20 ग्राम ऑफ मास बाय मास, मतलब ये वाला सॉल्यूट केवल गिवन है, मास बाय मास 20 ग्राम, ये वाला हम लोग को 20 ग्राम गिवन है, लेकिन ये वाला हम लोग को नहीं गिवन है। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, आइए देखते हैं हम लोग। चलिए तो हम लोग को क्या फॉर्मूला भी पढ़े थे कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास बाय सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब हम लोग को अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन करना है तो मास बाय सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन करना होगा। मास कितना है हम लोग का, मास है हम लोग का आपका कितना मास है, मास होगा हम लोग का मास होगा हम लोग का 20, हाँ 20 ग्राम है ना, मास है हम लोग का 20 ग्राम और 1.02 यही ना है। अभी ये वाला हम लोग को इधर पुट करना है। अब अगर हम लोग को इधर ये वाला पुट करना है तो देखिएगा अभी इज इक्वल टू, ये हम लोग को इधर पुट करना होगा, ये वाला जो है ये वाला हम लोग को इधर पुट करना होगा। या मास ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग, हमको कुछ अटपटा नहीं लग रहा, मास बाय मास, मास बाय मास पूछ रहा है, मतलब कि कुछ 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में से अगर हम ये ओ हाँ यहाँ पे तो 100 ग्राम ना हो जाएगा, यहाँ पे तो 100 ग्राम हो जाएगा। अब देखिए 100 ग्राम कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ, वही तो मैंने सोचा कि यहाँ पे तो यहाँ पे ना 20 ग्राम होना चाहिए, तो यहाँ पे तो 100 ग्राम होगा, क्योंकि देखिए क्या पूछ रहा है, मास बाय मास पूछ रहा है, मास बाय मास, 20 ग्राम ऑफ मास बाय मास, मतलब 20 ग्राम ऑफ क्या था, कैसे था, मान लीजिए कि हम लोग बात करते हैं 20 ग्राम ऑफ मास, जो भी है मटेरियल क्या है, व्हाट शुड बी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो भी है सॉल्यूशन, मान लीजिए जो भी है मास इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब क्या कि यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है हमारा, सॉल्यूशन है हम लोग का 100 ग्राम, मास का जो सॉल्यूशन है वो 100 ग्राम है और मास का जो सॉल्यूट है वो 20 ग्राम है। तो सॉल्यूट है हम लोग का 20 ग्राम और सॉल्यूशन है हम लोग का 100 ग्राम, मतलब हम लोग यहाँ 100 ग्राम को रखेंगे। और अगर हम लोग 100 ग्राम को यहाँ पे रखते हैं तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट है हम लोग का 20, और ये वाला जो है अगर हम लोग यहाँ पे रखें तो 1.02 into 100, और फिर से नहीं यहाँ पे 100, तो पहले यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहीं पे 100 हो जाएगा, यहाँ पे 100 गुना 1.02, फिर यहाँ पे 100% ये वाला आ गया। अब ये और ये कट जाएगा एक साथ, और ये 20 into 1.02 ग्राम, मतलब 20.04 ग्राम इज योर आंसर, है 20.04 ग्राम है यहाँ पे 20.4 ग्राम, मतलब 20.04 ग्राम, बात वही हो गया। तो दिस इज योर आंसर। ये थोड़ा सा जो है वो अच्छा क्वेश्चन था, मतलब क्या कि व्हाट शुड बी द मास बाय वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन व्हिच इज 20 ग्राम ऑफ मास बाय मास। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है, मास बाय मास कर दिया, मतलब क्या 20 ग्राम ऑफ मास इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब मास का जो सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा, मास का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा आपका 100 ग्राम, और मास का जो सॉल्यूट होगा वो कितना होगा, वो होगा आपका 20 ग्राम। मतलब क्या कि 20/100 इनटू, और फिर ये वाला आपका, अगर आपको वॉल्यूम में जाना है, डेंसिटी में दिया हुआ है यहाँ पे सॉल्यूशन, लेकिन आपको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना होगा, उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए ये वाला आपको लगाना होगा, और ये वाला आप लगाइएगा तब जाके ये आंसर पाइएगा। बस यही कॉन्सेप्ट था। अब देखिए अब एक लास्ट एक टॉपिक बच रहा है जिसको हम लोग अभी करेंगे,
तो ये जो टॉपिक है ये आप लोग अभी करके समाप्त करते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए अभी ये लास्ट टॉपिक बच रहा है, लास्ट टॉपिक है ये, फिर हम लोग इसको जो है पार्ट 2 में कंसीडर करेंगे। ये कम से कम हमको जहां तक लगता है कि ये पार्ट 4 तक बनेगा ये चैप्टर, पार्ट 4 या 5 तक चल जाएगा, क्योंकि इसमें ये पार्ट में आएगा, पार्ट में डिवाइड करके इस चैप्टर को जो है मैं बनाऊंगा, मतलब पार्ट 5 तक ये आराम से चला जाएगा। तो देखिएगा पार्ट 5 तक। तो फिर अभी हम लोग चलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट की तरफ। तो अभी हम लोग मास बाय वॉल्यूम पढ़ रहे थे, हम लोग वॉल्यूम बाय मास पढ़ेंगे। अभी देखिएगा वॉल्यूम बाय मास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मतलब V/W%, V/W% के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। एक चीज यहाँ पे V/W में यहाँ पे ये वाला वॉल्यूम जो है सॉल्यूट हो जाएगा और ये जो मास है ये सॉल्यूशन हो जाएगा। रुक जाइए मैं पानी पी लेता हूं। तो देखिए ये जो है ये वाला ऐसे हो जाएगा, मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाएगा। मतलब इसका फॉर्मूला क्या बन सकता है, फॉर्मूला ये बन जाएगा कि ये दिस इज कॉल्ड मास बोल रहा हूं मैं। यहाँ पे क्या बन जाएगा, पेन नहीं चल रहा है तो ये दूसरा मार्कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। अभी हम लोग को ये वाला हम लोग करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला और इनटू 100 आ जाएगा, यहाँ पे इनटू 100%। ये वाला आपका हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट SOLU वॉल्यूम ऑफ, एक देखिए एक में कॉन्सेप्ट पहले फॉर्मूला लिख लीजिए आप लोग। in ml in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। होप करते हैं कि आप लोगों ने फॉर्मूला लिख लिया होगा। तब ये वाला लिखिए कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए अब एक चीज की ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं। मैं आपको ये चीज बता दिया हूं कि कोई भी अगर देख लीजिए कि कोई भी वॉल्यूम से डिवाइड होता है, जहां भी वॉल्यूम आ गया वो टेम्परेचर पे जरूर डिपेंड करेगा। तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा, समझ गए। ये क्या होगा, ये टेम्परेचर को डिपेंड करेगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अब देखिए अब एक चीज वही वाला 10% ऑफ W V/W, 10% ऑफ V/W ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये वाला जो है ये वाला यहाँ तक ये वाला, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 10% ऑफ W/V ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन को हम लोग कैसे लिखेंगे। इसको हम लोग लिखेंगे कि 10 ग्राम ऑफ H2SO4 present in 100 ग्राम ऑफ solution। 10 ग्राम ऑफ H2SO4 present in 100 ग्राम ऑफ solution। ये 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। होप करते हैं कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए अब मैं कुछ क्वेश्चन पे चलता हूं, कुछ क्वेश्चन इस पे करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से कुछ क्वेश्चन करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इस पे। तो हम फास्ट एकदम क्वेश्चन करेंगे हम लोग, फास्ट एकदम। तो होप करते हैं कि आप लोग का हो गया होगा। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन पे पढ़ते हैं और जल्दी से क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद मोल फ्रैक्शन जल्दी से शुरू करके खत्म करते हैं इस क्लास को। तो देखिए कॉन्सेंट्रेटेड क्या था कि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड एज लाइब्रेरी। क्या concentrated nitric acid used in laboratory
Concentrated nitric acid used in laboratory reagent is usually 69%. क्या? Reagent is usually 69%. Is 69% by mass of nitric acid. क्या? हाँ ठीक है, by mass of nitric acid. By mass of nitric acid. इस पे हम लोग और सारे क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन नहीं किए हैं, अभी आईआईटी के क्वेश्चन नहीं किए हैं, और सब करेंगे इस पे हम लोग। तो कैलकुलेट क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ पे कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन which contains 23 gram of nitric acid, the density of देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग the density of concentrated acid, क्या लिखेंगे, the density of concentrated acid is 1.41 gram per ml। हो गया? होप करते हैं कि हो गया होगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। ये शायद आप लोगों से बनेगा नहीं, या बन भी सकता है, ये मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं खुद से बनाता हूँ। चलिए, नाइट्रिक एसिड उसको बोलते हैं जो कि रॉयल वाटर में यूज होता है। रॉयल वाटर में जो है 3:1 में नाइट्रिक एसिड यूज होता है। नाइट्रिक एसिड मतलब होता है HNO3। इसको रॉयल वाटर में यूज किया जाता है। पहले के जो लोग थे ना, राजा इसको जो है क्या करते थे कि अपने जो खजाना होता था, ये चोर लोग, सबसे ज्यादा चोर लोग क्या करता था कि चोर लोग चोरी करता था, और चोरी करता था तो किसी राजघराने से मान लीजिए चोरी कर लिया सामान, तो मान लीजिए उसको उस गोल्ड को रखेगा कहाँ हम लोग, तो क्या करता था कि रॉयल वाटर में उसको डाल देता था। किसमें डाल देता था? रॉयल वाटर में डाल देता था, जिसमें HCl प्लस HNO3 होता था। 3:1 में 3:1 में ये होता था, ये रॉयल वाटर, और इसी में चोर लोग जो है ये अपने खजाना को पिघला देता था और पिघल जाता था, और फिर जब मन करता था तब निकाल लेता था। रॉयल वाटर एक ऐसा वाटर है, ठीक है। चलिए चलते हैं, शाही पानी जिसको बोलते हैं, शाही पानी। हाँ, तो इसको हम लोग, अगर हम लोग को बनाना है तो क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग करेंगे, देखिए